मेरा नाम अजय है। मैं एक डॉक्टर था और मुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में नौकरी मिल सकती थी, लेकिन मैंने एक गांव में क्लिनिक बना लिया और वहां बैठ गया। मेरे नंबर भी सबसे अच्छे आए थे और मेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन मेरे साथ जिन लोगों ने एमबीबीएस किया था, उनका कहना था कि इतने अच्छे नंबर लेने के बावजूद और काबिलियत होने के बावजूद तुम किसी बड़े अस्पताल में नौकरी नहीं किया और तुम एक छोटे से गांव में आकर बैठ गए जहां कम लोग भी नहीं आते। मेरा क्लिनिक भी कोई खास अच्छा नहीं था, क्योंकि शुरू में मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उससे ही सारी चीज़ें ली थीं। सोचा था कि थोड़े पैसे कमाता जाऊंगा तो फिर उसकी हालत बेहतर कर लूँगा। मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे कि यह एक दिन में 5 मरीज़ भी चेक नहीं करता होगा और हम तो 20 मरीज़ चेक करते हैं। और बात भी कोई इससे अलग नहीं थी। 10 मरीज़ भी आ जाते तो मैं काफ़ी खुश हो जाता था। दरअसल इसके पीछे एक वजह थी, मैं इंसानियत की सेवा करना चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत नेक इंसान था। वैसे भी जो डॉक्टर बनता है वो यही कहता है कि मैंने इंसानियत की सेवा करनी है, लेकिन कुछ डॉक्टरों में इंसानियत भी नहीं रहती है। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन डॉक्टर की फील्ड में जब कोई बुरा होता है तो फिर उससे ज़्यादा बेरहम और कोई नहीं होता। वह तो मरे हुए इंसान से भी पैसे कमा लेता है। जब भी कोई डॉक्टर बनता है या डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो वह यही कहता है कि मैं तो लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है और डॉक्टर की बहुत सम्मान भी होती है। फिर शायद समय के साथ साथ वही इज्जत और पैसा उसके सिर पर सवार हो जाता है और वह एक बुरा इंसान बन जाता है। डॉक्टर के लिए रिश्ते तो खास आते हैं। कोई भी उसे अपनी बेटी देने को तैयार हो जाता है, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो, उसकी उम्र कैसी भी हो, वह जैसा भी इंसान हो। डॉक्टर का रिश्ता आया है, यही बहुत खास बात है। लेकिन शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अच्छा करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे हमेशा से ही मुश्किल फ़ैसले लेने का शौक़ था। मेरी ज़िंदगी बहुत अजीब थी। मैं अजीब तरह का इंसान था। शायद मैंने गलत फील्ड चुन ली थी, क्योंकि मेरे दिल में इंसानियत की सेवा करने का जज्बा तो था ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए था जिसमें मैं बस एक घर में अकेला बैठ जाता और अपने काम में लगा रहता। शायद मुझे लेखक या फिर कवि बनना चाहिए था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ही ऐसी होती है। मुझे ज़्यादा लोग अच्छे नहीं लगते थे। खैर, यह एक अलग मामला है। मेरी एक मंगेतर थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वह मेरी दोस्त भी थी। हमारी सगाई हो चुकी थी। मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। मुझे उससे वही प्यार था जो प्यार आपने फिल्मों या किताबों में पढ़ा होगा, सच्चा वाला प्यार। बहुत कम इंसान को मिलता है मैं उससे। लोग कहते हैं कि किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, उसे बातें भी सुनाते हैं। लेकिन मुझे उससे ऐसी मोहब्बत थी कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह मेरी ज़िंदगी है और मुझे उसका ख्याल करना है। उसके साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात करना या गुस्सा करना या लड़ाई झगड़ा करना या उसे कोई बात कह देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे मैं तो उससे नाराज़ भी नहीं होता था। वह जो भी कह देती मैं चुप करके सुन लेता था, क्योंकि यह वही लड़की थी जिसको मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजारना चाहता था। इसको अपने बच्चों की माँ बनाना चाहता था, अपना हमसफ़र बनाना चाहता था शायद। लेकिन जब मैं डॉक्टर बन गया तो मेरी माँ ने उसका रिश्ता यह कहकर तोड़ दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया और आपकी बेटी ने तो इंटर भी नहीं किया हुआ है। मैं माँ और अपनी मोहब्बत के बीच में फंस गया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत को ही चुन लूँगा। अगर मेरी माँ मुझसे गुस्सा हो गई तो मैं उसे मना लूँगा। लेकिन मेरी माँ ने पता नहीं उसको क्या कहा, उसे कैसी कैसी बातें सुनाई, क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि मेरे बताए बगैर मेरी माँ उससे मिलने के लिए गई थी, यानी मुझे बताए बगैर गई थी। अब वहाँ जाकर उसने क्या बात की मुझे नहीं पता, पर मेरी माँ को भी मुझ में पर बहुत गौरव था, क्योंकि उनके ख़ानदान में पहला लड़का था जो डॉक्टर बन गया था, वरना उनके ख़ानदान में सारे ही गरीब थे। कोई मज़दूरी करता था या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी की कोई छोटी मोटी काम करता था। ऐसे में अगर ख़ानदान का कोई लड़का डॉक्टर बन गया तो उसकी माँ ने तो ऐसे ही बातें करनी हैं। लेकिन पता नहीं उन्होंने उस लड़की को जाकर क्या कहा।
वह दिल से मुझे चाहती थी। जब उसको यह पता चला कि उसकी शादी मेरे साथ नहीं होगी तो उसने आत्महत्या कर ली थी। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं उसी से शादी करूँगा। मैं अपनी माँ को नाराज़ करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि एक लड़का के लिए लड़की को बनाया गया है। मेरी माँ के लिए जिस मर्द को बनाया गया वह मेरा बाप था। मेरी माँ पर सिर्फ उसका हक था। अगर इसी तरह कल को मेरी बेटी पैदा होती तो उसके लिए भी एक मर्द बनाया जाता। लेकिन मर्द के लिए जो औरत बनाई जाती है वही उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम होनी चाहिए, और वह उसकी पत्नी ही होती है, उसकी बेटी है, उसकी माँ या उसकी बहन नहीं होती। लेकिन उसने जल्दबाजी में आकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। उसका नाम अमृता था। उसके बाद से मेरे दिल पर बोझ था, जिसे कम करने के लिए मैं कोई नेकी का काम करना चाहता था। उसी लिए गांव में आकर बैठ गया। अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जब मैं कुछ अच्छा काम करता था तो मुझे सुकून मिलता था, और जब मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाता था तो मेरा दिल अजीब सा हो जाता था, तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोगों के साथ भलाई करके ही मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि मेरे दिल पर यह बात बैठ गई थी कि अमृता मेरी वजह से इस दुनिया से चली गई। वह मेरी मोहब्बत थी। मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। उम्र ही क्या थी उसकी। जब उसकी माँ बैठी रो रही थी तो उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। वह दिन मुझ पर बहुत भारी था। इस गांव के लोग वैसे ही जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मैं बहुत देर तक बैठा करता था, क्योंकि घर जाकर भी मुझे कुछ नहीं करना होता था। माँ के घर नहीं जाता था। एक छोटा सा घर लिया था। कहते थे कि अमृता की कातिल मेरी माँ है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो क्या मैं कोई महारत हासिल कर बैठा था जो वह मेरी पत्नी नहीं बन सकती थी। उसमें क्या बुराई थी, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों में उलझा हुआ एक आम सा इंसान था। अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता था। वह अपने रिश्तेदारों के साथ गांव में रहती थी। मैं उनको देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने ही मेरी मोहब्बत की जान ली है। इसलिए मैं उनके साथ कैसे रह सकता था। उनको खर्चा भेज दिया करता था, फ़ोन पर बात भी करता था, जिक्र भी नहीं करता था कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन दिल में बात रखी हुई थी। बस मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। शायद मैं अपनी ज़िंदगी और किस्मत से हारा हुआ एक बदकिस्मत आदमी था। एक दिन रात को अकेला बैठा था। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई कंपाउंडर रख लेता। सारे काम मैं खुद ही करता था। अकेला बैठा था जब दो लड़के एक लड़की को उठाकर लाए। उसे चादर में लपेट रखा था। वह शायद बेहोश थी। मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, इसका इलाज कर दें, इसे होश नहीं आ रहा है। मैं भी हैरान हुआ और उसको तुरंत चेक किया। मैंने देखा उसके जिस्म पर ज़ख्म लगे हुए थे। शायद वह ज़ख्मी हालत में थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने जल्दी जल्दी उसके ज़ख्मों पर पट्टी की और उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से वह जल्दी ही होश में आ गई। जब उसको होश आया तो वह मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। वो लड़के उसके आसपास आ गए थे। वह उनको भी अजीब नज़रों से देख रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ इसको। उन्होंने कहा कि इसका एक्सीडेंट हो गया था। जब उसको होश आ गया तो उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा और जल्दी में मुझे पैसे देकर वहाँ से तुरंत चले गए। लड़की को जिस तरह लाए थे उसी तरह उठाकर ले गए। मैंने कहा भी कि थोड़ी देर उसे बैठे दो, अभी अभी उसे होश आया है, उसको दोबारा लेकर जाओगे तो कुछ और मसला न बन जाए। पर उनका कहना था कि हम बहुत जल्दी में हैं, रात हो गई है, उसकी माँ परेशान हो रही होगी। शायद वह उसके भाई थे जो कि दो थे और अपनी बहन के लिए काफ़ी परेशान थे। उसी लिए मैंने भी कोई बात नहीं की। जब कोई डॉक्टर के पास आता है तो फिर दवाई भी तो लेकर जाता है। मैंने उनको दवाई देनी थी या फिर कोई दवाई लिख कर दे देता, लेकिन उन्होंने तो ऐसी जल्दी मचाई। यहाँ लड़की को होश आया, वहाँ मेरे हाथ पर पैसे रखे और लड़की उठाकर वहाँ से निकल ली। वो लोग वहाँ से चले गए। पता नहीं क्यों उस लड़की का चेहरा और उसकी आंखें मेरे चेहरे के सामने से जा ही नहीं रही थीं। मैं यहाँ पर रोज़ाना मरीज़ चेक करता था। उनमें लड़कियाँ भी होती थीं, औरतें भी होती थीं। बहुत से लोग आते थे। कुछ औरतें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती थीं,
लेकिन यह लड़की पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। उसकी वह आंखें बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थीं। वह बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। जब इंसान के साथ कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वह वाकई डर जाता है, लेकिन वह लड़की इस कदर परेशान हुई थी कि उसके चेहरे से नज़र आ रहा था। खैर, दिन इसी तरह गुजरते रहे। दिन भर मैं उसे याद करता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरे बेचैन दिल को सुकून हो जाए। मैं हर रविवार को उसके घर पर जाता था। उसके माँ बाप से मिलने की कोशिश करता था, लेकिन उन्होंने मुझे दरवाजे से ही धक्का दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मर्द चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तुम अपनी माँ के सामने खड़े हो जाते तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करने से कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन तुमने भी अपनी माँ का साथ दिया। जबकि मैंने उन्हें बार बार यह समझाकर थक गया था कि जब तक मेरे कानों तक यह बात पहुंची थी कि मेरी माँ ने इनकार कर दिया है, तब तक बहुत देर हो गई थी और उसके दूसरे ही दिन उसने खुदकुशी कर ली थी। हम लोग कभी कभी फ़ोन पर बात भी करते थे। मैं बहुत बिज़ी रहता था, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाता था और मैं उसे कहता था कि मैं उसी के साथ शादी करनी है, वही मेरी पत्नी बनेगी। और इसी तरह छोटे छोटे ख्वाब दिखाता रहता था, इसलिए शायद वह बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके साथ मेरी बात तब हुई थी जब मेरा MBBS का आखिरी साल था। फिर मैंने हाउस जॉब भी की थी, तो मैं उन दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था, फिर भी उसके लिए वक्त निकाल लेता था। दूसरे दिन फिर वही लड़के उस लड़की को उठा कर ले आए। वह फिर से बेहोश थी। इस दफ़ा उसे कोई बड़े ज़ख्म तो नहीं लगे थे, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं इसे क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई है। मैंने कहा कि तुम लोगों ने इसे ठीक से आराम नहीं करने दिया होगा, दवाइयाँ भी तुम लोग लेकर नहीं गए, तो फिर जाहिर है ऐसा ही होगा ना। कमज़ोरी हो गई होगी। पता नहीं तुम लोगों को इतनी जल्दी किस बात की थी। कम उम्र लड़की है, जवान लड़की है, और तुम लोग हो के इतने लापरवाह हो। मेरी बातें तो चुप करके सुन रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था मेरी बातों पर। मैंने उसे फिर से इंजेक्शन वगैरह दिया और उसका थोड़ा बहुत इलाज किया। और लड़के मेरे सिर पर खड़े थे और मेरे साथ कोई नर्स भी नहीं थी, इसलिए मुझे भी उनको यह नहीं कहना था कि आप बाहर चले जाते। पता नहीं वो क्या सोचते कि हमें बाहर क्यों भेज रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों में तो ऐसी बातों पर गौर नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे छोटे गांव में लोग ऐसी बातों पर गौर करते हैं। इसलिए मुझे पता था कि लोगों की ज़हनियत थोड़ी अलग होती है, इसलिए मैं इस तरह से पेश आता था। लड़की को इस दफ़ा तो होश ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा कि इसको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बैठे बैठे अचानक बेहोश हो गई। पुराने ज़ख्म तो इसको लगे हुए थे। हमें लगा कि इसको बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। हमने कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, रास्ते में बेहोश हो गई है। मैंने फिर से उसका थोड़ा बहुत इलाज किया और थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। मैंने उन्हें कहा कि थोड़ी देर उसे बैठने दो, उसकी तबीयत संभलने दो, लेकिन वो लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, उसकी माँ बहुत परेशान है। मैंने कहा कि माँ परेशान है तो यह भी तो ऐसी हालत में नहीं है, माँ को कहो कि थोड़ा सब्र से काम ले। उन्होंने कहा कि उसकी माँ खुद बीमार है, मरने वाली, बिस्तर पर पड़ी है। ठीक होती तो उसे साथ ले आते, बड़ी बेचैन हो रही होगी, इसलिए हम उसे वापस ले जाते हैं। जाते जाते उस लड़की ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। वह जाते जाते मुझे ही देख रही थी, लेकिन वह लड़के उसे फिर से चादर में छुपाकर वहाँ से ले गए। उसके कदम रुक रहे थे, वह वहाँ से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह लड़के उसे धक्के से वहाँ से ले गए। बिल्कुल ऐसे पेश आ रही थी कि जैसे वो यहाँ से नहीं जाना चाहती हो और वो मुझे कह रही हो कि किसी तरह मुझे यहाँ से रोक लो। लेकिन भला मैं उसे किस हक से रोक सकता था? तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कोई बात करना चाहती थी, मुझे कुछ बताना चाहती थी। शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा था। मैं अपनी परेशानी को लेकर इतना परेशान था कि मुझे हर इंसान परेशान लगता था। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया में सिर्फ दुख और मुसीबत ही है, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला है, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मसला था। जैसे मोहब्बत होती है तो सारी ज़िंदगी हसीन लगने लगती है,
सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। इसी तरह जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तो उसे यह सारी दुनिया भी ऐसी ही लगने लगती है। वह समझता है कि सारे ही मुसीबत में हैं, सब कुछ बेजार है, कोई कुछ नहीं है। मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। एक रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैंने देखा कि मैं पुराने से घर में जा रहा था। रात का वक्त था, पता नहीं किसका घर था, लेकिन मैं चलता जा रहा था। वहाँ से मुझे किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी और वह कह रही थी कि बचाओ बचाओ। जब मैं अंदर गया तो वह मुझसे मुंह मोड़कर खड़ी थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि यह तुम हो। मैंने कहा कि यह तुम क्या कर रही हो, क्योंकि सामने फांसी का फंदा लटका था और वह बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। साफ पता चल रहा था कि आत्महत्या करने वाली है। मैंने कहा कि देखो, मैं आ गया हूँ, अब तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हें ठीक से रखूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं आ गया हूँ ना। मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसा लगता था कि मेरे पैर ज़मीन के साथ चिपक गए हैं। मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे बचा सकते थे पर तुमने मुझे नहीं बचाया और मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम हो। मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। मुझसे यह नहीं हो पा रहा था। जब उसने अपने गले में फंदा पहन लिया तो पलटकर मेरी तरफ देखा और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह अमृता नहीं थी, बल्कि वह वही लड़की थी जिसे 2 लड़के अस्पताल लेकर आते थे। अचानक से मेरे पैर अपनी जगह से हिल गए और मैंने उसे खींचकर अपनी तरफ कर लिया, यानी उसे बचा लिया। और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं हैरान रह गया कि यह लड़की मुझे ख्वाब में क्यों आई, वह भी इस तरह से। मैं बहुत डरा हुआ था। ऐसा लगता था कि अभी अभी उसी घर से वापस आया हूँ। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, मुझे पसीने आ रहे थे। इस सपने का आखिर क्या मतलब था? क्या सपनों का कोई मतलब होता भी है या नहीं? लगता है मेरा दिमाग ज़्यादा ही उलझ गया था। और फिर अगले सुबह मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो गया। एक दिन मैं एक बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ जब मुझे अमृता की बहन ने फ़ोन किया और उसने कहा कि वैसे तो मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन अमृता तुम्हारे लिए एक चीज़ छोड़ गई है जो तुम्हारी अमानत है और तुम तक पहुँचा देना चाहती हूँ। तो मुझे अपना पता बता दो। मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, नहीं तो तुम्हारी माँ बातें करेंगी। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लोग ना जाने क्या समझेंगे। मैंने उसे अपने क्लिनिक का पता बता दिया और उसने वो चीज़ क्लिनिक पर भेज दी। मैं हैरान था कि यह एक छोटा सा डिब्बा था जिसे देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मैंने उसको खोला। अभी फ़िलहाल कोई मरीज़ भी नहीं बैठा था यहाँ पर। इस डिब्बे के अंदर कुछ छोटी छोटी अजीब सी चीज़ें थीं जो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें थीं। मुझे यह समझ नहीं आया कि अमृता ने यह मेरे लिए क्यों भेजी। सबसे नीचे एक खत पड़ा था और उसमें लिखा था कि अजय की शादी में जिस टिश्यू से तुमने हाथ साफ किया था, ये वही है। इस तरह उसने काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले दिए। वह सारी चीज़ें जिन्हें हाथ लगाया था मैं उनको इस्तेमाल करता और फिर ज़मीन पर फेंक देता। वह उठाकर जमा कर लेती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वह कितनी मोहब्बत करती थी मुझसे, और मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान दूर हो गया। मेरे नसीब में इतनी ख़ास और खालिस मोहब्बत लिखी थी, लेकिन वह मुझे मिल नहीं सकती थी। मुझे मेरी माँ पर गुस्सा आ रहा था। मैं यही कहूँगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी माँ ने मुझे ना जाने क्या समझ लिया था। वह अब भी बार बार मुझे कहती थी, तुम्हारे लिए फलां की लड़की देखी है जो डॉक्टर है, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी, अब मैं अपनी माँ से मुकाबला करूँगा, और अगर मैं शादी करूँगा तो किसी गरीब लड़की से करूँगा, किसी यतीम लड़की से, ताकि मेरी माँ का घमंड टूटे। वैसे तो मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर मैं शादी करता तो मैंने सोच लिया था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो बहुत ज़्यादा मजबूर होगी, यतीम होगी, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। उसे अपनी पत्नी बनाऊँगा, चाहे वह अनपढ़ हो, मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वह एक डॉक्टर की पत्नी कहलाएगी। शायद इसी तरह हमारी अक्लों को भी सुकून आ जाएगा और मेरे अंदर जो खला पैदा हो गया था वह भी भर जाएगा। और शायद यह मेरी माँ से इंतकाम भी था,
औलाद अपनी माँ से बदला नहीं ले सकती। कैसे ले सकती अपनी माँ से बदला? क्या कर सकती है? दूर हो सकती है, चुप हो सकती है, खामोश हो सकती है। और ये सब कुछ मैं कर रहा था क्योंकि मेरी बदकिस्मती ही ठीक है। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली मेरी अपनी माँ थी। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता था? क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। मुझे पता था सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी को अपने हमसफ़र बनाना ही होगा। और मैंने सोच लिया था कि वह लड़की ऐसी होगी जो मेरी माँ ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मेरी पत्नी बनेगी। अगर उसकी एक पैर ना हो तो भी मैं उससे शादी कर लूँगा। मैं उसे अपनी पत्नी बना लूँगा और उसके साथ सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारूँगा। उसका ख्याल भी रखूँगा। फिर मेरी माँ से जब लोग पूछेंगे कि आपके डॉक्टर बेटे की पत्नी अपाहिज है, तो मुझे यह सुनकर बहुत खुशी होगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा किसी से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। ये बात अपनी जगह थी। आज रात फिर वो लड़के उस लड़की को ले आए और अब मुझे शक पड़ गया। मैंने कहा कि आप लोग ज़रा बाहर जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें यहीं बैठना है, हमें देखना है। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, आप लोग बाहर जाके बैठ जाइए। लेकिन वो लोग उसके पास से जा नहीं रहे थे, डीठ हो गए थे। मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे। इस तरह से पेश आ रहे थे जैसे मैं कोई और ज़बान बोल रहा हूँ जो उन्हें समझ ही नहीं आ रही है। मैंने कहा कि बड़े अजीब लोग हैं। वह लड़की मेरी आंखों में देख रही थी। मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था, बुखार चेक कर रहा था। वह बार बार मेरी आंखों में देख रही थी। यहाँ तक कि एक लड़के ने कह दिया कि नज़रें नीचे करके बैठ, पागल तो नहीं होगी। मैंने कहा कि यह इतनी बीमार है और तुम उसे डांट रहे हो, यह है तुम्हें फ़िक्र नहीं है उसकी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आप हमारे पर्सनल मामले में नहीं बोलें, इसका इलाज करके इसे ठीक कर दें। ये बार बार बेहोश क्यों हो जाती है, फिर हमें मसला होता है। दूसरे ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मतलब हम लोग परेशान हो जाते हैं। उसने अपनी बात बदल दी। साफ पता चल रहा था कि उनके दिमाग में कुछ और था, दिल में कुछ और था, ज़बान पर कुछ और था। ये दो मुझे एक जैसे नहीं लग रहे थे। दो भाई हों तो पता चल जाता है, आपस में थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है। इनकी तो शक्लें दो रंग भी नहीं मिल रही थीं और ये लड़की तो बिल्कुल भी इनसे नहीं मिल रही थी। ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर और सफ़ेद थी और ये सारे ही काले काले लग रहे थे। इस दफ़ा तो मुझे शक पड़ गया था और मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बात ही नहीं करने दी। और मैंने बाद में इस बारे में सोचा तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ। कहीं इस लड़की के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा था। मुझे उससे पूछना चाहिए था कि रोज़ वह बेहोश क्यों हो जाती है। और यह सब तो शक्ल से बिल्कुल भी मुझे अच्छे लोग नहीं लगते थे। अजीबो-गरीब किस्म के लापरवाह के लड़के होते हैं। वैसे लग रहे थे जो पूरा दिन चौक में खड़े रहते हैं और इधर-उधर लड़कियों को देखते रहते हैं। यह मुझे ऐसे ही लगते थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोच लिया है कि अगर यह लोग उसे दोबारा लेकर आएंगे तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। और ऐसा ही हुआ कि वो लोग उसे दोबारा ले आए। इस दफ़ा उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसे ज़ख्म लगे हुए थे। मैंने कहा कि इसको क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसका एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि इसको चक्कर आते हैं। ये बाज़ार गई थी और रास्ते में बेहोश हो गई, जबकि उस समय 10 बजे रहे थे। ये कौन सा समय था कि वह बाज़ार गई होगी और किस समय बेहोश हो गई, क्योंकि उस समय तो कोई बाज़ार नहीं जाता। बाज़ार बंद हो जाते हैं। झूठ बोल रहे थे, साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा कि मुझे इसको चेक करना होगा और ज़ख्म पर टांके लगाने होंगे। आप लोग यहीं पर बैठें, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है। अगर आप लोगों ने नहीं इलाज करवाना इसका तो फिर ले जाए। और मैंने भी ज़्यादा सख्ती से बात की। वो लोग भी परेशान हो गए क्योंकि शायद वह उसे कहीं और नहीं लेकर जाना चाहते थे। वो लोग बाहर बैठ गए। मैं उस लड़की को अंदर बने कमरे में ले गया जो मैंने बनाया था कि किसी मरीज़ को अगर कहीं ड्रिप लगाने की ज़रूरत हो तो यहाँ पर लिटाकर उन्हें ड्रिप लगा सकूँ। एक क्लिनिक में इस तरह का एक कमरा बनाना तो ज़रूरी होता है। लड़की का इलाज किया तो उसे होश आ गया। मैंने उसके ज़ख्मों पर पट्टी की और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने उसे इशारा किया कि वह ऊंची आवाज़ में नहीं बोले और सिर्फ मुझे बताए। उसने आराम से बात की, लेकिन वह बुरी तरह रो रही थी।
उसकी हालत बुरी थी और मैं हैरान रह गया कि उसके साथ ऐसा भी क्या हुआ है कि यह बता भी नहीं पा रही है। इसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने उसे कहा कि वो आराम से बैठ जाए। मैं बाहर आया और उन लड़कों से कहा कि आपकी बहन को होश नहीं आ रहा है, आप लोग ये दवाई लेकर आएं, मेरे पास दवाई ख़त्म हो गई है। ये दवाई अगर इसे अभी नहीं लगाई तो ये मर भी सकती है। वो लोग हैरान रह गए और दवाई लेने के लिए 2 लोग चले गए, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा लगता था कि उन्हें लड़की की कोई ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी। मैं दोबारा लड़की के पास गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? जब उसने नाम बताया तो मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि मेरा नाम अमृता है। मैंने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? तो उसने कहा कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैंने कहा कि ये लोग तुम्हारे कौन लगते हैं? ये तो कहते हैं कि तुम्हारे भाई हैं। उसने कहा कि ये मेरे भाई नहीं हैं, ये किसी भी भाई नहीं हो सकते, ये भाई कहने के काबिल नहीं हैं। मैं इनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और ये मेरे पीछे पीछे रहते थे, लेकिन मैंने इन्हें कभी भी लिफ्ट नहीं दी और इसी वजह से ये गुस्सा होकर मुझे इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे बदकिरदार साबित करते हैं। मेरा बाप सौतेला था और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे बाप ने कहा कि अगर तुम भी इसके साथ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरी माँ भी बेबस हो गई। वो बहुत अमीर आदमी था और मेरी माँ की उससे 2 बेटियाँ और भी थीं। मेरी माँ ने अपनी 2 बेटियों को कुर्बान कर दिया। वो मेरे पीछे नहीं आई। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। ये मुझे अपने साथ रखते हैं और रोज़ मेरा रेप करते हैं। ये सारे मिलकर मेरी इज्जत लूट लेते हैं और जब मैं बुरी तरह बेहाल हो जाती हूँ तो मुझे उठाकर यहाँ ले आते हैं। मुझे डराया हुआ है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँ, कहीं जाने नहीं देते, हाथ उठाते हैं और यहाँ ले आते हैं मजबूरी में कि कहीं मैं मर गई तो उनकी ऐश व आराम ख़त्म हो जाएगी। वो लड़की फूट फूट कर रो रही थी और मेरा खून खौलने लगा कि इतना जुल्म, इतनी दरिंदगी। वो कहने लगी, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता होगा, मुझे कोई ऐसा टीका लगा दें कि मैं मर जाऊं। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि हिम्मत करें, मैं उसके साथ हूं और फ़िलहाल बेहोशी का नाटक करें। मैंने उन लड़कों से कहा कि इसको होश नहीं आ रहा और दोबारा अंदर आकर पुलिस को कॉल कर दी। मेरा एक दोस्त पुलिस में था, वो फ़ौरन आ गया और उन लड़कों को दबोच लिया। लड़की ने उनके खिलाफ़ बयान दिया। वो तो अब पुलिस की हिरासत में थे, पर इस लड़की का क्या होता? ये कहाँ जाती? मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा तो मैंने उसे कहा कि इसको मैं किसी सेंटर के हवाले भी नहीं करना चाहता। आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। मैं इसे अपने घर ले गया। वो मुझसे भी डर रही थी, पर मैंने उसे तसल्ली दी। उन लड़कों के साथ बहुत बुरा होने वाला था। पुलिस ने उनको खूब मारा और केस कर दिया। ये लड़की अपनी माँ से मिली, पर उसे सब कुछ नहीं बताया और उसके साथ वापस भी नहीं जा सकती थी। आज 2 हफ्ते से वो मेरे घर थी, उसका इलाज भी कर रहा था। पहले से काफ़ी बेहतर थी। कह रही थी, मुझे यहाँ ही रहने दें, मैं आपके घर के काम करूँगी, बदले में कुछ नहीं मांगूंगी। मैंने एक दिन उसे कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है और मैंने कहा, तो मैंने सोच लिया है कि तुम हमेशा इस घर में ही रहोगी। उसने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका, मैं घर साफ़ करूँगी, खाना बनाऊँगी, आपके कपड़े भी धोऊँगी, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैंने कहा कि हम खाना भी खुद बना लेंगे, कपड़े भी तुम्हें ही धोने पड़ेंगे और घर भी साफ़ करना होगा। पर एक बात अलग होगी कि तुम इस घर में नौकरानी बनकर नहीं, बल्कि मेरी पत्नी बनकर रहोगी, अगर तुम चाहो तो। वो हैरान रह गई और रो रही थी। कह रही थी कि मुझे लगा था कि कभी कोई मर्द मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, पर आपने ऐसी बात करके मुझे हैरान कर दिया। मैंने उसे अमृता के बारे में सब बताया और कहा कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं, बस मेरा भी दिल टूटा हुआ है। हम दोनों ने शादी कर ली, आज वो मेरी पत्नी है, हम साथ हैं, सब कुछ ठीक है। जब ये खबर मेरी माँ को मिली तो वहाँ कोहराम मच गया था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैं और अमृता साथ हैं, खुश हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। मेरे दिल पर बड़ा बोझ उतर गया है। मैं दिल से खुश रहने लगा हूँ और अब मुझे ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है। उन 2 लड़कों को 14 साल की कैद हुई है,
जब तक निकलेंगे हाथ में ना जवानी होगी ना इज्जत, और यही उनकी सज़ा है। ऐसे लोगों को तो फांसी से कम सज़ा नहीं देनी चाहिए, पर जो हमारा कानून है हम क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ उनके साथ, हमने किसी सूरत भी केस वापस नहीं लिया, जबकि हम पर काफ़ी दबाव डाला गया था। मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा था उसकी ढाल बनकर, और हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूँगा, क्योंकि यही मेरा फ़र्ज़ था और है। मर्द को ज़्यादा रुतबा, ताकत और मकाम इसलिए दिया गया है कि वो अपने से कमज़ोर लोगों की हिफाजत करे। जो ऐसा सोचते हैं वही असल मर्द होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।